Hello. In this video, we will learn about the fundamental forces in universe. तो अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम फोर्स की बात करें तो आपके दिमाग में जो है आता होगा कि सर फोर्स तो जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी आप तक जो है आपने जो है बहुत से फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या कह लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, या फिर सिंपल प्रेशर्स, ठीक है, स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फोर्स और भी हैं, जैसे मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, या फिर कह लीजिए एटॉमिक फोर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत से तमाम फोर्स आप पढ़े होंगे। सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत से फोर्स के बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सभी फोर्सेस क्या है, इन्हीं चार मेजर फोर्सों से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हीं चारों फोर्स जो चार मेजर फोर्स हैं, इन्हीं से जो है ये एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रह्मांड में फोर्सेस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो मेनली चार प्रकार के होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है जो भी फोर्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, जो डिस्कस किए हैं, वो सभी क्या है, इन्हीं फोर्सेस से रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहाँ एक्ट करता है? ये पृथ्वी पे एक्ट करता है, प्लेनेट पे। ठीक है, समझ लिया। अपना अर्थ क्या है? अर्थ जो है, अर्थ का एक क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो अपने साइज से किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर इसकी वेलोसिटी लगाएं, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है फेंकें, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पर एक्ट नहीं करेगी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उसको जो है पार कर जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स में है। ठीक है, लेकिन फर्दर अगर हम नीचे बात करेंगे तो इन सब के लिए इसके वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी लार्ज या मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि अपना अर्थ है, ठीक है, तो ऐसे जो भी हैं आपके मून हो गए, ठीक है, चाहे मंगल ग्रह हो गया, चाहे बुध हो गया, चाहे बृहस्पति हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो भी आपके 8 प्लेनेट हैं, या फिर कह लीजिए आपके सन जो है सबसे बड़ा जो है आपका है। ठीक है, तो सबका क्या है, एक ग्रेविटेशनल जो है फील्ड है, और सब लोग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेटेड, तो सब क्या है, एक ऑर्बिट पर रन कर रहे हैं। ठीक, लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अगर कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट है, लाइक है अर्थ, ठीक है, तो उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले जो है आइजैक न्यूटन जी ने ही इसको खोजा था। ठीक है, तो उनको आइडिया कहाँ से आया? उन्होंने देखा कि एक कोई पेड़ है, ठीक है, तो उस पेड़ से क्या है, एक सेब जो है अर्थ पे गिर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस कह लीजिए इस एप्पल को, जब अर्थ पे गिर रहा था तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों आ रहा है, ठीक है, धरती पे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो इन्होंने ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, और वो हर एक ऑब्जेक्ट पे जो है लगता है। तो उन्होंने क्या एनालाइज किया कि जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसका मास है m1 और m2। ठीक, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, F क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। ठीक है, यानी जितना ही ज़्यादा मास होगा, ठीक है, जितना ही ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करेगा। ठीक है,
उतनी ही तेज़ी से क्या है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है अर्थ जो है अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब यही फील्ड, अब जैसे कि अब यही जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये r दूरी पे हैं, ठीक, तो इस पे जो है एक और फैक्टर वर्क करेगा, जैसे कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ पे जो है इस पे भी रन करेगा। तो इसको अगर पूरा कंपाइल करें तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब आर स्क्वायर कैसे, अब कोई अगर ऑब्जेक्ट की दूरी ज़्यादा है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट की दूरी जो है अगर ज़्यादा है, ठीक है, तब भी जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम वर्क करेगा। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक है, ठीक, तो क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या है यहाँ पे ऊपर देखिए m1 m2, यानी ऑब्जेक्ट के साइज पे भी अगर उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट अज्यूम करिए, तो उसमें जो है उसका मास जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, इन पे जो है आपका फिजिक्स में जाएंगे तो आपके बहुत से इसमें डेरिवेशन है, बहुत से ज़्यादा और इसमें फोर्स इन्वॉल्व हैं, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल भी इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मेजर फोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये कहाँ से आता है भाई। अब हम लोग सुने होंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो अगर स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ क्या है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है जनरेट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब यही जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करें मूव करें। ठीक है, किसी सर्किट में अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं किसी सर्किट में, तो क्या होता है आप जानते होंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में मूव करता है तो उस सर्किट या वायर या तार कह लीजिए उसके चारों तरफ क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, तो अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अब वो डायनामिक कंडीशन में आ गया, वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही, एज वेल एज आपका मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो इनको कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अभी फर्दर और बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें अभी न्यूक्लियर में आते हैं, न्यूक्लियर में आ जाते हैं तो उसमें भी क्या है मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो समझ आया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स आपका जनरेट होता है। ठीक, और अभी यही ऑब्जेक्ट जो है आपका किसी भी परिपथ में या किसी सर्किट में आप इसको अगर आप फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो इस सर्किट के चारों तरफ क्या है, इस सर्किट के चारों तरफ जो है आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस आपका मैग्नेटिक फोर्स दोनों जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब आइए आपका क्या है थर्ड जो है आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कोई एटम है उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है जो सिर्फ उसमें प्रोटॉन ही हो। ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो होगा हर हाल में। ठीक है, तो ये क्या बना हुआ आपका ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक, तो अब इसमें देखिए आता है एक टर्म आता है, ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्टिविटी कह लीजिए या रेडियो एक्टिविटी का जब अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म आता है आपका बीटा डीके, ठीक है। तो बीटा डीके में आप डिस्कस ये करेंगे कि इसमें हम रेशियो लेके चलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन का हम रेशियो लेके चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी भी न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, आप जानते होंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पीरियोडिक में क्या 91 जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, ठीक है। 20 आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं, और 7 आपके मेटलॉइड हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम मेटल में ही बात करें तो जो भी आपके ऊपर रहने वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी ऊपर के आपके जो हो गए, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, बोरान हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो ऊपर लाई करने वाले जो आपके तत्व हैं, ठीक है, चाहे आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है, इनके चारों तरफ जो ऑक्टेट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट, ठीक है, अष्टक वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल पे मूव करते रहते हैं, जो कि अनस्टेबल कंडीशन है वो, ठीक है। उनमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उनको अगर कहीं भी नेगेटिव आयंस मिलेंगे, यानी कहीं भी अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एक या दो का, तो अपना जो है ऑक्टेट पूरा करने में जो है सहयोग कर देते हैं, ठीक। तो खैर उसको छोड़िए, अगर हम बात करें किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है, एक मिनट फिर से, किसी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अब उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होता है, वो बीटा डीके इमिट करता है, ठीक है। तो वो बीटा डीके इमिट करेगा, तो साथ ही साथ क्या है, तो जब बीटा डीके इमिट करता है ना, तो उन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, उनमें जो है एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, एक बहुत ही वीक फोर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे ये, अब अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए ग्रेविटी फोर्स हो गया, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो ये क्या है, इनका जो रेंज है बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज पे ये वर्क करते हैं। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स या हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये बस 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही वर्क करते हैं, ठीक है। 10⁻⁻15 बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक। तो इस रेंज के अंदर ये काम कर रहे हैं, इसीलिए वो भी आपका जो है सबसे कम, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स सबसे कम, ठीक। तो क्या है, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो है बीटा डीके होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या है, इमिट करते हैं उस न्यूक्लियस से, ठीक है। तो आपका जो है वीक जो है न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब होता है जनरेट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें क्या है, जैसे कि अगर कोई भी न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन में क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हम दो प्रोटॉन को आपस में रखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपस में रिपल्सिव फोर्स जो है काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, यानी ये कोई न्यूक्लियस फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर एक न्यूक्लियस फॉर्म करना है तो हमको जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दो प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं तो क्या है, आपस में रिपल्सिव फोर्स जो है लगाएंगे, जिससे कोई भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन चाहिए। तो जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, क्योंकि आपस में जो है न्यूट्रॉन भी अगर आप रखेंगे तो उनमें भी जो है आपस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन को हम रखते हैं, ठीक है, तो उस जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, जब इन दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ रखेंगे, तो इनके बीच में एक स्ट्रांग जो है न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, जो उन रिपल्सिव फोर्स को क्या करता है, ओवरकम कर देता है, ठीक है। यानी आप मान लीजिए दो प्रोटॉन है, ठीक है,
2 प्रोटॉन हो गया और 2 आपका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो चूंकि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन आप इन सबको जो है एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो इन रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, जो इन सभी रिपल्सिव फोर्स को क्या करता है, ओवरकम करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। फिर जो है आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके बाद आगे और भी बहुत चीज़ें, मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी वगैरह हो गया, ठीक है, मास डिफेक्ट हो गया, तो वो सब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम फंडामेंटल जान रहे हैं कि फंडामेंटल ओवरऑल यूनिवर्स में कितने फोर्सेस हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो उसके अंदर भी फर्दर सब डिवीजन है, जैसे क्वार्क, ठीक है, प्रोटॉन में भी क्वार्क के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन में भी क्वार्क के पार्टिकल होते हैं, फर्दर स्प्लिट होता है, तो अभी यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है ऊपर से जो है ओवरकम होगा, आएगा, जो कि आपके रिपल्सिव फोर्स को जो प्रिवेंट करेगा। उसके बाद जो है इनके ऊपर क्या होता है, जब ये न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होगा तो जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, जिसके चारों तरफ क्या है आपके जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ जो है आपके ये फील्ड जो बनता रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पूरे यूनिवर्स में चार, तो ठीक है, 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फोर्स की तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे हो सकता है, इसका तो दायरा बस मात्र 10⁻⁻15 मीटर तक का ही तो है, ये कैसे हो गया? ये तो इसका बहुत ही कम एरिया है, कोई इसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम ये है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, भले ही बहुत ही लार्ज बॉडी को जो अपनी तरफ इकट्ठा कर दे, बहुत लार्ज स्केल पे ये वर्क करता है, लेकिन क्या है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं। आपके पास मैकेनिज़्म है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से फेंकें, ठीक है, अर्थ से फेंकें, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, आपको ये पता है, ठीक है। लेकिन हमको और आपको ये नहीं पता है कि इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैसे ओवरकम करें, ठीक है, नहीं पता। इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। अगर वैल्यू में बात करें तो जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 137 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है, 137 टाइम्स, ठीक है, 137 टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और वहीं अगर हम वीक इंडक्शन से बात करें तो मिलियन टाइम्स, ठीक है, मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है 10⁻18 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपका, ठीक है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इसको जो है प्राइम कहा जाता है, ये सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है, अगर हम पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा, ठीक है, भले ही लार्ज स्केल पे काम करते हो, ठीक है, एक्ट करते हो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गर आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।